गुड मॉर्निंग लर्नर्स। आज हम आपके कोर्स ग्रेड सेकंड इंग्लिश की पोयम बाय जॉन डन द सनराइजिंग की बात करेंगे। आपके कोर्स में द सनराइजिंग ये न्यू अपडेशन के साथ जुड़ी है और आज हम बातें करेंगे कि एक तो शॉर्ट नटसेल में बात करेंगे, ऐसी इंफॉर्मेशंस की बात करेंगे रिलेटिंग टू एग्जाम, सीधा सीधा एग्जाम से रिलेटेड हो। ध्यान रहे, यहां इंफॉर्मेटिव जो हम बात करेंगे वही आपकी इंफॉर्मेशन से क्या क्वेश्चंस बनेगी। बहुत ज्यादा आपकी पोएम्स और पोइट से रिलेटेड बहुत बातें होती है, बहुत इंफॉर्मेशंस होती है, लेकिन हम आपके टारगेटेड जो हमारा मिशन है ग्रेड सेकंड और उसके टाइप ऑफ क्वेश्चंस किस तरह से उसमें पूछा जा सकता है ये हम बात कर रहे हैं। ओके, जनरली आप ये जानते हैं बच्चों कि हमने आपसे कितनी बार और हमारे वीडियोस के माध्यम से सबसे पहले बेसिक टीचिंग में हमने बताया आपको कि यदि आप पोयम को पढ़ते हैं तो पोयम को पढ़ने के आपके पास दो आपके स्टेटस होंगे। क्या होंगे? दो स्टेटस होंगे। एक आपका स्ट्रक्चरल होगा और एक थीमेटिक होगा। ओके, बहुत बारीकी से इसको समझने का प्रयास करें। इसकी प्रिपरेशन करने में आप इसी तरह से नजर रखें। तो सबसे पहले हम थीमेटिक इस पे ध्यान देंगे, स्ट्रक्चरल ध्यान देंगे और फिर थीमेटिक आएंगे। तो स्ट्रक्चरल में इस पोयम की हम बात कर रहे हैं। तो ये पोयम क्या है बच्चों? एक तो आपका लिरिकल सॉन्ग है। तो जब ये लिरिकल सॉन्ग है तो इसमें आपके स्टेंजास ये आपके 3 स्टेंजा है। मैं सीधा सीधा क्रेमिंग वे में नटसेल में ये कोशिश कर रहा हूं जो आपके लिए सीधा सीधा क्वेश्चंस बने, आपको क्लियर कट उसका मीनिंग, उसका थीम और उसका स्ट्रक्चर समझ आए, ये बात कर रहा हूं। अननेसेसरी इंफॉर्मेशंस को हम इसमें डील नहीं कर रहे हैं ताकि आपको बहुत सुविधा हो सके। देखो ध्यान से, क्या स्टेंजा कितने? 3 और आपका 10 लाइन्स इन ईच स्टेंजा। आपका ईच स्टेंजा में कितनी लाइन है? 3। दैट मीन्स टोटल लाइन्स कितनी होगी आपके पास? 30 लाइन की पोएम है। ओके, आपका 30 लाइन पोएम जो है 3 स्टेंजाज, इसमें जनरली हमसे पूछा जाए कि ये जो पोएम है इस पोएम में मीटर की हम बात करें कि मीटर कौन सा प्रयोग हुआ है इसमें, तो देखो आप कैसे निकालते हैं मीटर। याद है आपको? हम अच्छी तरह से मैंने आपको टेक्निकल मैथमेटिकल तरीके से डिस्कस किया हुआ है अन्य वीडियोस में, आप उस पर जा सकते हैं, बारीकी से समझेंगे। या मैं हल्का सा आपको इशारा कर रहा हूं। जब कभी भी आपको ये काम करना हो तो हम क्या करते हैं? लेंथ ऑफ पोएम्स लाइन ध्यान देंगे। जैसे देखो ये जो पोएम की लाइन्स है, देखो ये तो बहुत बड़ी नजर आ रही कि नहीं आ रही? आपको आ रही है? ये लाइन बड़ी नजर आ रही है, ये इन लाइन से आ रही है। इसका मतलब कोई लाइन बड़ी है कोई छोटी है, दैट मीन्स इसमें अलग अलग तरह का मीटर प्रयोग हुआ। ओके, ये आपकी इरेगुलर मीटर में लिखी गई है। किस में लिखी गई है? इरेगुलर मीटर में लिखी गई है। अब जब ये इरेगुलर मीटर में लिखी गई है तो दैट में समझ गए आप, मीटर इज नॉट फिक्स्ड। सो हियर फिजिकली आप देख रहे हैं लाइंस, लेंथ, स्मॉलर एंड बिगर। ओके, यहां दिख रहा है हमारे को। तो जनरली इसमें क्या है बच्चों, एक तो
आयम्बिक टेट्रामीटर, टेट्रामीटर का प्रयोग हुआ है। और दूसरा आयम्बिक पेंटामीटर का प्रयोग हुआ है। पेंटामीटर, ये दो तरह के मीटर आपके इसमें प्रयोग हुए। पक्का? क्लियर? आप देखो लाइन आपकी छोटी बड़ी निकल गई, किस पे बेस पे हो रही है? मीटर के बेस पे। जनरल कौन सा यूज किया गया है? आपका टेट्रा। और टेट्रा का क्या मतलब होगा? टेट्रा का मतलब ये होगा 4 फीट। कितने? 4 फीट। लाइन को आप कर ले, फोल्ड कर दें, तो आप देखेंगे इसको जब ऑपरेट करेंगे सिलेबस की स्थिति से, तो ये होगा आपका, क्या होगा? बेस, ऑल्ट, फुल, अन, रो, लई और सन। आप देखो ध्यान से, इसको पेयरिंग करेंगे आप, तो ये पेयरिंग हो रहा है आपका कितने? आपका 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने सिलेबल होंगे इसमें? टेट्रा में 8 सिलेबल होंगे। फीट कितने होंगे? 4 होंगे। दैट इज ए टेट्रामीटर। और आयमिक पेंटामीटर तो आपको याद ही है, कितने होंगे? 10 सिलेबल्स होंगे, 5 फीट होंगे। तो जनरली इसमें हम देखते हैं तो हमें क्या मिलता है? इसमें ये मिला कि आयमिक टेट्रामीटर और आयमिक आपका पेंटामीटर मिला। ये बात क्लियर है बच्चों? Structurally, when we study this poem, that is very clear, I think. ये बातें आपको क्लियर है? ओके। अब आपका और टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन आप यदि बात करें, हम बात करें जॉन डन की, तो ये 1572 टू 1601 ये आपका पीरियड रहा। ओके, यहां 1601 में इसकी पोइट की डेथ हो गई। ओके, तो सबसे पहले तो ये पोइट जो है किस एज से माना जाता है? जनरली कहा जाता है जॉन डन के लिए कि ये एलिजा बेदन, कुछ समय एलिजा बेदन भी रहा, फिर आपका जेकोबियन भी, और कैरोलाइन आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या क्वेश्चन पोइट को देके पूछा जा सकता है कि ऐसा कवि जो तीनों एज से रिलेटेड रहा पीरियोडिकली? ओके, पीरियोडिकली, तो ये आपके तीनों एज से रिलेटेड रहा। ये बात क्लियर है? अब आप देखो कवि की जो पोयम जिसे आज हम डिस्कस कर रहे हैं, द सनराइजिंग आपकी कहां से ली गई? सॉन्ग्स एंड सोनेट्स कलेक्शन है, उसमें से ली गई। ये क्लियर है? सॉन्ग्स एंड सोनेट्स में से ली गई। ये पोयम कब पब्लिश हुई ये आपको ध्यान रखना है। और ये पोयम आपकी 1633 में पब्लिश्ड। ओके, अब आपके एक क्वेश्चन आ रहा होगा, या देखो आप 1601 में पोइट की डेथ हो गई और हम कह रहे हैं कि ये पब्लिश हुई 1633 में। यस, इसको ऐसा जब होता है किसी पोइट की डेथ के बाद, तो ये पोस्टमसली मीन्स ये पब्लिश्ड पोस्टमसली का मीनिंग, जैसे बहुत सी बार आपने देखा होगा कि पब्लिश्ड पोस्टमसली, तो आफ्टर डेथ ऑफ दैट राइटर ये प्रकाशित हुई। हमारे पास ये इंफॉर्मेशन हो गई। अब यदि हम और बेसिक बात करते हैं जिसकी आपके क्वेश्चन से रिलेटेड है, जनरली वो क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, वो बात हम करते हैं। ओके,
तो देखो जॉन डन पढ़ रहे हैं, जॉन डन पढ़ते ही ये बात तो आपके पास क्लियर आ गई होगी। कौन सी? जॉन डन को हम क्या बोलते हैं? फाउंडिंग फादर ऑफ मेटा फिजिकल स्कूल पोइट्री। ये ध्यान रखना भाई, फाउंडिंग फादर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल पोइट्री नंबर 1। ओके, नंबर 2 एक बात और ध्यान रखनी है, मॉन्क ऑफ कंसीट। आपका जॉन डन 2 बातें विशेष ध्यान रखनी है, फाउंडिंग फादर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल पोइट्री एंड monk of conceit. He is known, his ideology is presented in the stream and the vacuum of far-fetched ideology, that is conceit. conceit के लिए उसको कहा गया monk of conceit, ये भी आपको ध्यान रहेगा। अब हम बात करें कि यहां ये जो पोयम है द सनराइजिंग, इस द सनराइजिंग से तो आपको क्लियर हो गया भाई। क्या क्लियर हुआ? आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, टेक्सुअल पूछा जाता है, क्या पूछा जाएगा कि समय क्या है पोयम का? तो आप देखो द सनराइजिंग, इसका मतलब है डान टाइम। डान कौन सा समय है? हमारी जो पोयम है इसमें द सनराइजिंग आपका जो लेटर है, जो वर्ड एंटाइटल्ड, जो आपका टाइटल है, वो ये क्लियर करता है टाइम क्या है, डान है। ओके, इस पोयम को इसी वजह से और इसकी थीम और इसके ये सेटिंग की वजह से हम कहते हैं ये डान टाइम जो है ये आबेड 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 आबेड। अब आपको ये नया वर्ड सुनने को मिल सकते हो, आप देख सकते हो, तो ये हो सकता है आपको कि आबेड क्या होता है और जनरली से रिलेटेड है। आबेड मीन्स ए सॉन्ग संग बाय लवर डिपार्टिंग इन मॉर्निंग फ्रॉम हिज स्वीट हार्ट बिलविड। अपनी प्रियसी से मॉर्निंग में जो उसकी इच्छा नहीं होती टू डिपार्ट, बट ही हैज टू डिपार्ट, लेकिन उसे फिर भी डिपार्ट होना पड़ता है, तो ऐसे सॉन्ग को आबेड कहा गया, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, चलिए इसकी हम सिचुएशन लेते हैं थीमेटिक इसको डील करने के लिए। क्या? इट इज डान टाइम एंड लवर एंड beloved are locked into each other's arms. सुबह प्रातःकाल है, सुबह का समय है और प्रेयसी और प्रियतम, लवर एंड beloved both are locked into each other's arms. The season of love, the word of love is on its extreme stage, and in such condition they don't want to be bothered, to be disturbed, interfered, और ऐसी स्थिति में वे इंटरफियर्ड होना नहीं चाहते, बोदर्ड होना नहीं चाहते, डिस्टर्ब्ड होना नहीं चाहते, बिहाफ ऑफ लवर, लवर की तरफ से। तो यहां हम एक बात क्लियर कर लेते हैं इसकी थीम में। यहां देखो आपका ये आपका लवर है, ओके, और ये बेलविड है, ये आप क्लियर रखो, बेलविड। ओके, तो यदि पर्सनल लाइफ की बात करते हैं मिल्टन की,
ये लवर पर्सनल लाइफ में कौन है? जैसे आपका मिल्टन है, ओ सॉरी डन है, डन की बात कर रहे हैं हम। ये कौन है? डन। और यहां कौन है? एन मोर, एन मो, इसकी बिलविड है। ऐसा बहुत बारीकी से नहीं, लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, लेकिन इस पोयम की सेटिंग की हम बात करते हैं, थीमेटिक जब बात करते हैं, तो इसमें जो हमारी जो थीम है लव और सुप्रीम लव, यहां हम बात कर रहे हैं। इसमें पोइट ने एक लवर को प्रेजेंट किया यहां पर। इट्स नॉट डन, इट्स लवर, एंड इट्स नॉट एन मूव, इट्स बिलविड। कॉमन लव फिनोमेना हैज बीन प्रेजेंटेड एंड फॉर द पर्पज ऑफ सुपरमेसी ऑफ लव। प्यार की पराकाष्ठा को बताने के लिए कवि एपिसोडिक तरीके से, एपिसोडिक, जनरली हम कवि को पर्सनल लाइफ से जोड़ने के बजाय उसको एक यूनिवर्सल और फिलोसॉफिक तरीके से जो समझेंगे, तो इस कविता में इतना सा है कि पोइट ने एक बहुत कंसीट पर्पस से उसको बताने का प्रयास किया। और कंसीट में क्या, पोइट के समय देखिएगा, डन रेनेसाई स्पिरिट, जॉन डन का जो समय था वो स्पिरिट ऑफ रेनेसा, और रेनेसाई स्पिरिट के रूप में साइंस का अराइवल हो गया। साइंस लॉजिकल चीजें प्रेजेंट करना शुरू कर दिया। तो इसके नॉलेज में इंफॉर्मेशंस, साइंटिफिक इंफॉर्मेशंस, जो कि क्या थी, अपने आप ही कॉमन जो दुनिया है, लोग है, उनके समझ से परे थी। इसलिए आया था ना वर्ड डन मेटाफिजिकल। आपका डन क्या है? फाउंडिंग फादर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल पोएट्री। टर्म आपके यहां पर लिटरेरी टर्म भी है एज में, मेटाफिजिकल पोएट्री, मेटाफिजिकल पीरियड। तो मेटाफिजिकल मीन्स हम कॉमन रूप में डिक्शनरी में जाएंगे तो मेटा बियॉन्ड, फिजिक मीन्स वर्ड। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में नॉलेज वाइज यदि हम बात करें, तो जॉन डन का जो इंटेलेक्चुअल लिटरल जो अप्रोच ऑफ नॉलेज थी, वो कॉमन लोगों की अप्रोच से दूर थी। ये उसका मीनिंग है डीप। ओके, अब यहां देखिए सिचुएशन हमारे पास है, क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल, आप इस पे जॉन डन पे और बिलविड पे नहीं जाके हम क्या बात करें? लवर बिलविड। ओके, जनरल फिनोमेना ऑफ लव, not only love, supreme love, and the extreme और vehicle of the love, ये बात इसमें हो रही है। तो देखो, अब हम थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे ताकि आपको जल्दी से पूरा क्लियर भी हो। ये इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन आपके पास हुई। देखो, पहले ही बात कर लेते हैं, इसमें स्ट्रक्चरल जब हम बात करते हैं तो आपके पास सबसे पहले क्या, पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग हुआ। क्योंकि आप देख रहे हैं यहां बीजी ओल्ड फूल अनरूली सन, ये कहा गया। तो बीजी ओल्ड अनरूली सन नियम कानून कायदे ह्यूमन बीइंग फॉलो करता है। वो एड्रेसिंग किसको कर रहा है? सन को। और सन एज ए ह्यूमन बीइंग हैज बीन प्रेजेंटेड, तो इसमें एक तो पर्सोनिफिकेशन आपको मिलेगा। दूसरा, आपको उसको स्ट्रक्चरल देखो, तो आप इस लाइन पे सासी पेडेंटिक रेच गो चाइल्ड, यहां देखो आप, यहां कोई आपका वो नहीं है पंक्चुएशन। क्या कहलाएगा ये? यहां से मीनिंग यहां आया। ओके, जब किसी
पोयम की लाइन में विदाउट पंक्चुएशन लाइन ends and next starts, that means thematically meaning runs to next. ओके, तो ये क्या कहलाएगा? एंजाममेंट कहलाएगा। तो क्या हुआ आपके पास? एक तो बच्चों क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन, राइट। एक क्या हो गया? एंजाममेंट। दो टर्म आपके पास हो गए। इसी तरह से इसमें आपके पास बहुत सारे और आएंगे। मैं ऐसे एक को आपको गिना देता हूं, चूंकि तैयारी कर रहे हैं तो आप पहचान लेते हैं उसको। मेटाफर का प्रयोग होगा इसमें, पैराडॉक्स का, जस्टिफ यानी आपका उसका प्रयोग होगा। इसमें आपका एंटीथेसिस भी प्रयोग होगा। पैराडॉक्स है तो एंटीथेसिस भी हो सकता है। ओके, इस तरह के इसमें आपके टर्म प्रयोग होंगे, फिगर्स प्रयोग होंगे। ये क्लियर है? अब आप देखो, जब हम सिचुएशन ले चुके हैं तो फिर हमारे पास ये तो क्लियर है ही ना, क्या कि अब हम पोएम की टेक्स्ट लाइंस लेके स्टार्ट होते हैं। जनरली ये कहा जाता है, या पढ़ने को भी आपको मिल सकता है, कि ये जो है आपकी पोएम, ये क्या है? ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ये कहा गया ड्रामेटिक मोनोलॉग, ऐसा आपको मिल सकता है पढ़ने को, सुनने को। लेकिन बारीकी से समझने का प्रयास करो। ड्रामेटिक मोनोलॉग कांट बी रिगार्डेड, ये पोएम ड्रामेटिक मोनोलॉग नहीं है। क्यों? इसमें आप बारीकी से समझेंगे, आप ये कहिए ड्रामेटिक एलिमेंट्स है इसमें, ड्रामेटिक एलिमेंट्स, ये आप मानो। इन दिस पोएम ड्रामेटिक एलिमेंट्स, नॉट अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। चूंकि आपका पहली बात तो ये है, ड्रामेटिक मोनोलॉग में स्पीकर और लिसनर, बट लिसनर शुड बी ह्यूमन बीइंग। लिसनर कौन होना चाहिए? ह्यूमन बीइंग। और वो कहाँ है आपके पास? ओके, तो आप ये समझिएगा ड्रामेटिक एलिमेंट्स मिलता है इसमें, बस ड्रामेटिक तरीके से इसको प्रेजेंट किया है। और ड्रामेटिक तरीके से प्रेजेंट करने में मैं बात कर रहा हूं आपसे, टेक्स्ट के आधार पर आप थोड़ा सोचने का प्रयास करो। पोइट स्पीक्स इन आर्गुमेंटेटिव, in literature colloquial language, conversational language, and to whom, with whom poet is speaking, poet is argumentative। किससे कवि बात कर रहा है? आप क्लियर है किससे कर रहा है कवि बात? ऐसा यदि हम जोड़ें तो पीपल, पब्लिक, वर्ड से बात कर रहा है। ओके, यहां यदि आप बात करें तो सिचुएशनल यदि बात करें तो यहां पर कौन है? दो हो गया आपके पास। एक तो कौन है बच्चों आपके पास? एक तो सूरज है ना, सन है एक तो। ओके, और एक कौन है? एक आपका पोइट है। या पोइट को ले लो, ये पोइट है। ओके, पोइट कैसे प्रेजेंट हुआ? एज ए लवर। ओके, सिचुएशन हमारे सामने आ गई। तो द सन राइजिंग सन, सुबह डान का समय है। एज सुन एज सन राइजेस एंड इट स्टार्ट्स टू थ्रो इट्स बीम्स, लवर डिस्टर्ब्ड, लवर एंड बी लविड इन देयर चेम्बर, locked into each other's arms, the season of love is going on and he gets angry and he argues, वो आर्ग्यू करता है किससे? सन से। और क्या कह रहा है? स्टार्ट करते हैं स्ट्रेंजर, बिजी ओल्ड अनरूली सन। एक बारीकी से, ये जो टेक्स्ट है ये मॉडर्न है। ये टेक्स्ट जो हम देख रहे हैं क्या है? मॉडर्न है। ये आपका आर्केइक वर्ड
17th सेंचुरी तक ये ट्रेंड था कि वर्ड के पीछे क्या ई लगाना, ए लगाना। जैसे आप देखिएगा सन की स्पेलिंग आपको वहां SUNNE मिल सकती है, आपकी फूल की स्पेलिंग आपको वहां FOLLE मिलेगी, आपकी बीजी का जो स्पेलिंग है BSYE मिलेगा। ये ध्यान रखना है भाई, ओके। बहुत बारीकी की चीज है, क्योंकि वहां हम मॉडर्न जो लाइंस पढ़ के गए और वहां यदि आर्केइक ओल्ड जो आपका डिक्शन है वो यूज कर लिया, जो पोइट यूज किया करता था उस समय, फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये भी देखना आप, ओके। यहां देखो आप, हम जब बात कर रहे हैं तो पोइट टू सन, क्यों? बिकॉज इट डिस्टर्बिंग देम, उन्हें डिस्टर्ब कर रहा है, उनकी प्रेम की दुनिया को डिस्टर्ब कर रहा है। तो क्या कहा? बिजी ऑल्ड फूल अनरूली सन। देखिए कैसे बात कर रहा है, जैसे सामान्य व्यक्ति से, आर्गुमेंटेटिवली, ओके, ड्रामेटिकली। और कवि ने यहां पर्सोनिफाइड कर दिया सूरज को, और से कह रहा बिजी ओल्ड फूल, एरे ओल्ड फूल बीजी। पहली बात तो बीजी, दैट मीन्स इट्स कस्टम ऑफ द सन टू रोटेट अराउंड द वर्ल्ड। नंबर 1 इसलिए बीजी हुआ। सिंस द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के क्रिएशन के समय से क्या रहा ये? राइजेस एंड सेट्स, राइजेस एंड सेट्स। तो ये बात इसकी तरफ इशारा कर रहा है। बीजी ओल्ड फूल अनरूली सन, व्हाई डस दाउ दस थ्रू विंडोज एंड थ्रू कर्टेन कॉल ऑन अस। क्वेश्चन मार्क है यहां पर, ओके। क्वेश्चन कौन सा? रेटोरिकल। याद है ना आपको रेटोरिकल क्वेश्चन क्या होता है? रिटोरिकल क्वेश्चन, आपके स्टेंजा में 2 जगह क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं, ओके। लिटरेरी क्वेश्चन है रिटोरिकल क्वेश्चन, and a rhetorical question means in literature a question that in its tone has answer। रिटोरिकल क्वेश्चन वो होगा जिसका लिटरेचर में अपने आप आंसर है, उसी की टोन में आंसर है। जैसे कहा, तू पर्दों और खिड़कियों से, अरे मूर्ख, और मूर्ख कौन सा? बीजी ओल्ड, ओ व्यस्त बूढ़े मूर्ख, अनरूली सन, बिना कानून कायदों के चलने वाले पागल मूर्ख, तू इस तरह खिड़कियों पर्दों से हम मैं क्यों देख रहा है? यहां देखो आप, एक आपका फ्रेजल वर्ब है कॉल ऑन, और कॉल ऑन का वैसे तो यदि हम मीनिंग लेंगे तो विजिट, ओके, मिलने जाना। लेकिन यहाँ क्या हुआ? खिड़की और पर्दों से क्या होगा? पीप माने झांकना, पीप झांकना। और कैसे झांक रहा वो? थ्रू इट्स बीम्स। मीन्स कहने का मतलब है सूरज जो है सुबह उदय होता है, उसकी किरणें लवर बिलविड के चेंबर पर पड़ती हैं, और पोइट एज ए लवर presents here and he becomes angry, he starts to scold the rising sun, okay। अब देखे यहां फिर क्या कहा? थ्रू विंडोज, आपसे पूछा जाएगा थ्रू कर्टन्स, पूछा जाएगा हाउ सन डिस्टर्ब लवर बिलविड, या लव वर्ड, किस तरह से उन्होंने यानी सूरज ने कैसे डिस्टर्ब किया? तो पीपिंग थ्रू विंडोज एंड कर्टेन्स। क्या टाइम है? द डान टाइम, ओके। डान टाइम के गीत को क्या बोलते हैं? आबेड, समझे आपने? आबेड, ओके। चलो, मोस्ट
टू दाई मोशंस लवर्स सीजन रन, ये क्वेश्चन है यहां। अरे क्या प्रेम दुनिया के लोगों को, प्रेमी प्रेमियों को तेरे अनुसार चलना चाहिए? रिटोरिकल क्वेश्चन की टोन में आंसर है नहीं। नो नो नो, यू शुड नॉट डिस्टर्ब अस, योर वर्ड टू अलार्म टू अवेक द वर्ल्ड पीपल, वी आर not under your control, love is not bounded in the customs of the world। यह आंसर आ गया, ये रिटोरिकल क्वेश्चन है वापस। ओके, मस्ट टू दाई मोशंस, मोशंस योर मूवमेंट, मूवमेंट्स मीन्स रोटेशन, लवर्स सीजन्स रन, क्या प्यार की दुनिया संसार के नियम कानून कायदों से बंधनी चाहिए या बंधी हुई है? आंसर है नो, इट्स बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ द वर्ड, बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ द वर्ड। ओके, यहां देखो, यदि आप इस 4 लाइन के स्टेंजा की पहले, सबसे पहले क्या निकाल लो, राइम स्कीम निकाल सकते हो आप। तो यहां देखेंगे सान 10, यहां आप इसको दे दो ए, इसको दो बी, अस ये बी, और ये वापिस आपका ए बी बी ए। ओके, और आगे आप लेंगे तो देखो चाइल्ड सी, और इसको दो डी, ये राइड आपका सी, और ये आपका वापिस आ गया डी, और ये क्लाइम ई, और ये आपका टाइम ई। आपकी राइम स्कीम भी निकल गई, है ना। सारी चीजों को समझते हुए बहुत बारीकी से, केवल मात्र इधर उधर की इंफॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा, बहुत टेक्सुअल उसका जो नीटिंग है उसको बहुत बारीकी से करने की आवश्यकता है, राइट। तो हमारी 4 लाइन हुई, इसमें आपसे पूछा जाएगा कौन कौन से एडवर्ब पोइट ने किसके लिए, द सन सूरज के लिए अप्लाई किए, ये आपको बात ध्यान रखनी है। ओके, आगे देखिएगा भाई, सूरज, द सन, द आई ऑफ द वर्ड, सूरज क्या है, आई ऑफ द वर्ड, और दुनिया जिसकी पूजा करती है प्यार में, प्रेमियों की नजर में उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उसका, बहुत ऐसे बहुत छोटे ट्राइवल थिंग की तरह वो एड्रेस करता है ना। देखो यहां फिर आगे चलता है, सॉसी पेडेंटिक, क्या कहा, सॉसी पेडेंटिक रेच, ओ भैया एक लिस्ट, एक लंबी लिस्ट लगा दी, सॉसी पेडेंटिक, और है दम्बी, एयर नीच, ओहो देखो गो चाइल्ड, यहां ये सारे आपको बीजी ओल्ड फूल, एक तो ये एडवर्बियल, अनरूली सन 2, वाइडस आपका विंडो एंड कर्टेन, कॉलस आपका मस्ट दाई रन सीजन, आपका साजिशी 3, और नंबर 4 रेच। ये ध्यान रखो आप, आपसे बहुत सी बार पूछा जाता है, आपका बिल्कुल सेट हो गया कि कितने 4 एडवर्बियल एबिजिंग वर्ड्स, ये एडवर्बियल जो है गुड और बैड दोनों होते हैं, तो ये कौन से एबिजिंग है, आपसे ये भी कहा जा सकता है एबिजिंग वर्ड्स, कौन कौन से एबिजिंग वर्ड का प्रयोग करता है, तो ये सासी पेडेंटिक, ओके, और गो चाइल्ड, यहां से आपकी थीम टर्न होती है, गो चाइल्ड, ये देखो गो चाइल्ड इंपेरेटिव बोल रहा है, इंपेरेटिव मूड है, इंपेरेटिव मूड है, कौन सा मूड है, इंपेरेटिव, स्टार्ट्स टू स्पीक इंपेरेटिवली, अबो लाइन्स, इन अबो लाइन्स क्या करता है, पहले द राइजिंग सन इज अब्यूज्ड, रिबक्ड, रिबक्ड
चाइल्ड, ये सारे सिमिलर ध्यान रखिए आप, चाइल्ड एंड नाउ हियर ये स्पीक्स वेरी इंपेरेटिवली, दैट मीन्स यहां तक ये बताया इट्स नॉट योर ड्यूटी, इट्स नॉट योर ड्यूटी, ये तुम्हारी ड्यूटी नहीं है भाई, ओके, ये तुम्हारी ड्यूटी नहीं है। द वर्ड ऑफ द वर्ड एंड द वर्ड ऑफ लव बोथ आर सेपरेटेड, you need not to disturb us and we are not bound with you with the rules, customs, traditions of the world, okay। हाँ तुम्हारा काम है दुनिया को अवेयर करना, दुनिया को जगाना, दुनिया को वार्मिंग करना, ओके ओके ठीक है। तो तुम क्या करो, ये करो, गो चाइल्ड, गो चाइल्ड मीन्स, चाइल्ड मीन्स रिबक, अरे तुम जाओ, जाओ और चाइल्ड रिबक करो, ये लिस्ट भी ध्यान रखना आप, क्या, गो लेट स्कूल बॉयज, चिल्ड्रन हु आर गेटिंग लेट फ्रॉम देयर स्कूल्स, उनको जाकर बताओ, मीन्स आप समझ गए ना, जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य से बंधा हुआ संसार है, जैसे स्कूल जाने वाले बच्चे जो कि लेट हो रहे हैं उनको बताओ दैट दे हैव टू बी रेडी फॉर देयर स्कूल्स, नंबर 1। नंबर 2, एन सौर अप्रेंटिसेस, यहां आपका सिलेबल और साउंड पर्पस है, ये वर्ड आपका अप्रेंटिस है, और सौर मीन्स यहां पर आपका वर्ड अलग है, क्या, वैसे सौर का मतलब तो आप समझ गए, अपोजिट ऑफ स्वीट, लेकिन यहां सौर से मतलब है इरिटेटेड, इरिटेटेड, अनिच्छा, कौन, अप्रेंटिसेस, अप्रेंटिसेस, अप्रेंटिसेस कौन है, न्यूली लर्नर, न्यूली लर्नर इन वर्कशॉप, ओके, कोई भी नया सीखने वाला, कोई भी कामगर जो अपने उस कार्य के प्रति रुचि नहीं रखता, मन नहीं रखता, ऐसे लोगों को जाकर जगाओ। 2 चीजें, स्कूल बॉयज, सौर अप्रेंटिसेस, गो टेल कोर्ट हंट्समैन। अगला देखिए, अरे भाई जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी ड्यूटी बताता हूं, हमें डिस्टर्ब कर रहे हो ना, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये इस तरह से क्यों हमें आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, तुम्हारा काम क्या है, दुनिया को अवेयर करना, दुनिया को जगाना, और वे लोग जो दुनिया के नियमों में बंधे हुए, दुनिया के अनुसार चलना। सबसे पहले मैं आपसे कह रहा हूं, जाओ, स्कूल से लेट होते हैं उन स्कूली बच्चों को जाकर बताओ दैट गेटिंग लेट, और सौर अप्रेंटिसेस वो नया नौसिखिया कामगर जो अपने काम में अरुचि रखता है, काम पर जाने में उसको अच्छा नहीं लग रहा, नया नया है, लर्निंग प्रोसेस में जैसा कि होता है, तो उसको जाकर बताओ एंड गो टेल कोर्ट हंट्समैन, और दरबारियों को जाकर बताओ, कोर्ट हंट्समैन, दरबारियों को जाकर बताओ, क्या बताओ, दैट द किंग विल राइट, उनको जाकर बताओ दैट देयर किंग इज गोइंग फॉर हंटिंग एंड दे शुड बी रेडी विद ऑल प्रिपरेशंस, उनको सारी तैयारी के साथ राजा शिकार पर निकलने वाला है, उनको जाकर बताओ काल कंट्री एंड्स। और अगला देखो आप, काल कंट्री एंड्स, कंट्री से मतलब है आपका विलेज, आपका विलेज, और यहां एक वर्ड है एंड्स, इसको बारीकी से समझेंगे भाई, यदि यूं आप लेंगे तो एंड्स का मतलब है चींटियां,
लेकिन यहां आपका टेक्सुअल जो वर्ड का मीनिंग है, आपको याद है ना, वर्ड के जनरली दो मीनिंग होंगे, तीन मीनिंग होंगे, आइसोलेटरी मीनिंग, आपका ग्रामेटिकल मीनिंग और आपका टेक्सुअल मीनिंग। यहां टेक्सुअली आप इसको पीजेंट समझो, पीजेंट, पीजेंट, ओके, दोनों तरीके से समझ लीजिए इसको। यहां इसको आप पन भी कह सकते हैं, यहां पर बारीकी से ध्यान रखें, चींटियों से रिलेट करके तो जब बताएंगे, ऑफिसेज का मतलब है स्टोर, ऑफिसेज का क्या मतलब है, स्टोर, ओके। तो फिर हार्वेस्ट, यहाँ क्या है, हार्वेस्ट मतलब है ग्रेन, दोनों के लिए अप्लाई है ये। पहले आप समझने का प्रयास करो चींटियां किस तरह से कुछ सीजन्स में, बारिश के सीजन से पहले चींटियां अपना दाना, अनाज इकट्ठा करती है अपने बिल्स में, वो रेडी होती है, वो प्रिपेयर करती है, उनको आगे अपने खाने का इकट्ठा करना है, ये संसार का तरीका है। और दूसरा, इसी तरह से फार्मर्स पीजेंट्स जो ये इकट्ठा करते हैं, उनसे जाकर कहो, ये तो आपको यहां पर सुझाव दे दिए, यहां उसको डांट दिया। और अब आप देखिएगा दो लाइन लास्ट की जो है, उसमें क्या कह रहा है, लव ऑल अलाइक, नो सीजन नोच नोर क्लाइम। ये लाइन आपकी एग्जाम में इस तरह से पूछी जाए कि आपका इस स्टेंजा की सोल, सोल ऑफ दिस स्टेंजा दैट प्रूव्स द सुपरमेसी ऑफ लव, जो प्यार की सुपरमेसी को, पराकाष्ठा को, श्रेष्ठता को साबित करती है। क्या कहा, लव, प्यार, अलाइक, ऑल अलाइक, नो सीजन नोज नोर क्लाइम। अरे भाई, प्रेम न ऋतु जानता है, न दुनिया के तौर तरीके जानता है। यहाँ क्लाइम देखो, क्लाइम से मतलब आपका क्या, वेदर, मौसम है ना, ये किसी मौसम को। और यहाँ बहुत ही प्यारे तरीके से, क्योंकि फार फेच्ड आइडियोलॉजी है, आपका कंसीट मेटाफिजिकल आइडियोलॉजी है, इसी तरह से कहा नोर हार्स, जो टाइम है ना, समय, समय के क्या होंगे, टुकड़े, दीज आर द बिट्स, क्या क्या, दीज आर यूनिट्स, नोर आवर्स, एक तो आवर्स घंटे, डेज दिन, मंथ्स, विच आर द रेग्स, यहां देखो एक वर्ड ऑफ टाइम, ये समय के, रेग्स का मतलब है हेटफुल थिंग, मीन्स चिथड़े, फटी पुरानी, हास पर जिसको, यानी जो है बिल्कुल बुरी, मीन्स कहने का मतलब कवि, एज ए लवर उसकी नजर में, प्रेमी की नजर में समय के ये जो यूनिट्स हैं ये तुच्छ मात्र है। प्रेम, प्रेमी समय से बंधे हुए नहीं है। तेरी दुनिया संसार को अवेयर करने की है, हमारी दुनिया इस दुनिया से परे है, बियॉन्ड द वर्ल्ड, वी आर बियॉन्ड द वर्ल्ड, वी कौन, लवर एंड बिलवेड। यहां किस पर्पस है, द सुपरमेसी ऑफ लव। मेरे ख्याल से हम जब इस पहले स्टेंजा को लिया तो आप इसी को स्ट्रक्चरल और थीमेटिक समझेंगे। हम इस पोएम का दूसरा पार्ट 2 करके स्टेंजा 2 और 3 को हम स्टडी करें तो आपके लिए ज्यादा लेंदी और ज्यादा बर्डन नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखते हुए आज के लिए फर्स्ट स्टेंजा और इंफॉर्मेटिव स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशंस दैट विल बी हेल्पफुल। मिलते हैं दूसरे पार्ट में, द सनराइजिंग। ओके, थैंक यू।